देन कम्स 19(1)(d) और इसके रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए हुए? 19 क्लॉज 5 में दिए हुए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं। 19(1)(d) of the Constitution guarantees to its citizens a right to go wherever they like in the Indian territory without any kind of restriction whatsoever. They can move not merely from one state to another, but also from one place to another within the same state. सिंपल है, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं विद इन द इंडियन टेरिटरी। वो जो मूवमेंट है वो विद इन द स्टेट भी फ्री है और अक्रॉस द स्टेट भी फ्री है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं और विद इन द स्टेट भी घूम सकते हैं। The freedom cannot be curtailed by any law except within the limits prescribed under 19 clause 5। 19 clause 5 के अंदर जो लिमिट्स दी हुई है उसको छोड़कर कहीं पर भी इनका ये फ्रीडम कर्टेल नहीं किया जा सकता, किसी का भी फ्रीडम कर्टेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19। अच्छा बताओ, खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है या दोनों को अवेलेबल है? नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। आर्टिकल 19 खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है, खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है आर्टिकल 19। चलो आगे चलते हैं। The Constitution lays stress upon that the entire territory is one unit। भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए ये लॉ दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि हमारी जो कंट्री है वो एक है। तो हम लोग अगर नेशनल माइंडेड रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ेंगे, उस चीज को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के लिए ये फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है दैट दिस एंटायर टेरिटरी इज वन यूनिट। पूरा इंडिया एक देश है, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई भी जा सकता है। मैं यहाँ से मणिपुर जा सकता हूँ, मणिपुर से कोई यहाँ आ सकता है, मैं यहाँ से आसाम जा सकता हूँ, अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूँ। अच्छा, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट किस एरिया को लेकर रहता है इंडिया के साथ, बताओ। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एरिया चाइना चाह रहा है? लेट्स चेक, किसको पता है? नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एरिया चाइना चाहता है? राइट। उनके हिसाब से अरुणाचल क्या है? अरुणाचल को व्हाट डू दे कॉल इट साउथ तिब्बत। तिब्बत का साउथ कहते हैं उसे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। The state may, under Clause 5 of Article 19, impose reasonable restrictions on the freedom of movement on two grounds। दो ग्राउंड्स पर चलने फिरने या घूमने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वो दो ग्राउंड्स क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर एक शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग चाहते हैं कि वहां पर आम इंसान ना जाए, और क्योंकि आम इंसान तो शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाएगा तो गंदगी मचा के आएगा पूरी, ठीक है। पहले तो आंखें फाड़ फाड़ के उनको देखेगा शेड्यूल ट्राइब को, अगर वो कुछ थोड़ा अलग दिखते हैं या उनका कोई अलग तरीका है, फिर उसके बाद उनको तंग करेगा, परेशान करेगा। तो इसलिए शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाना मना है। और दूसरा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जाता है, वो भी तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किया जाता है। ठीक, तो कहीं पे भी जाने से अगर रोका जा रहा है या कोई, जैसे जेल में जो लोग बंद हैं, अब अगर ये कहा जाए कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अगर वो बाहर रहेंगे तो और ज्यादा क्राइम करेंगे, तो एज पनिशमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है ये केस, बट एनबी कहरे वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये केस किसी को याद है वैसे, किसी को पता है? एनीवन हु नोज दिस केस? तान्या, ये केस पढ़ा है बाय एनी चांस? डू यू नो दिस केस? डोंट रिमेम्बर, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाकी किसी को अगर याद हो तो बताना मुझे। तान्या से इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज शी इज अ लॉ स्टूडेंट एंड उनका एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ। कोई बायस नहीं है यहाँ पर, वी आर ऑल इक्वल। आगे चलते हैं। द पिटिशनर वाज सर्व विद एन ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पिटिशनर था इसको ना 3 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया गया। तड़ी पार समझते हो आप लोग? तड़ी पार का मतलब, तड़ी पार इज अ देसी वर्ड, लेकिन एक्सटर्नमेंट का मतलब ये होता है कि उनको एक जगह से निकाल दिया गया कि अब आप इस जगह पर दोबारा नहीं आ सकते 3 महीने तक, ठीक है। द ऑर्डर वॉज मेड अंडर ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट बना था, उसके अंदर इनको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया गया 3 महीने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑब्वियसली ऑर्डर था
तो यहाँ पर इनके कुछ प्रॉब्लम्स थे। इन्होंने कहा, जब इन्होंने इस बात की जब इसको कोर्ट में लेकर गई तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये खाली एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई लॉ फ्रेम नहीं है कि हमें यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया है, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ टू डू इट, द एक्शन इज ओनली टेकन बाय एग्जीक्यूटिव। एंड द सेकंड थिंग वाज दैट द एक्ट डिड नॉट फिक्स एनी मैक्सिमम टाइम, कोई मैक्सिमम टाइम तो फिक्स किया नहीं गया। तो उन्होंने कहा आपने आज मुझे 3 महीने के लिए निकाला है, फिर आप मुझे 3 महीने के लिए फिर एक्सटेंड कर दोगे, फिर 3 महीने एक्सटेंड कर दोगे, फिर 3 महीने एक्सटेंड कर दोगे। तो क्या कोई इसका एंड टाइम है, कोई टेन्योर है कि मैं इतने टाइम तक दिल्ली में नहीं आ सकता, क्योंकि आप इसको बार बार रीन्यू करते रहोगे। तो मुझे, उन्होंने कहा ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्यों अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? पहली बात, ये एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, दिस इज ओनली ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये खाली जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन पे इमरजेंसी लगाई जाती है, वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के सेटिस्फैक्शन पर ये एक्शन लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, कोई मैक्सिमम पीरियड तो दिया ही नहीं गया जिसके बियॉन्ड ये ना जा पाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, अगर स्टेट के पास ये पावर है और डीएम अगर ये अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ही कर रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। The Supreme Court held that mere fact that the power to make the order of the externment was given to the state government or DM whose satisfaction was final did not make the restriction unreasonable। ये थोड़ा कि अगर डीएम कर रहा है या फिर अगर एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो गलत रिस्ट्रिक्शन हो गई या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गई। इट इज नॉट अनरीजनेबल, क्योंकि अगर उसको सेटिस्फैक्शन है दैट इट इज गोइंग टू कॉज सम ट्रबल, then he has the right to do it, right? Because the desirability of passing such an individual order in emergency had to be left to the officer। भाई अगर इमरजेंसी है, कोई ऐसा सिचुएशन आया है, तो वहां पर राइट्स किसके पास होते हैं? ऑफिसर के पास होते हैं। तो वहां पर डीएम अगर इसको ऑर्डर करे, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। वन, सेकंड, उन्होंने कहा कि on the ground that act was of limited duration, therefore there was no possibility of an order of externment being made for definite period। उन्होंने कहा ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट ही बड़ी छोटी ड्यूरेशन के लिए बना है, तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम या डेफिनेटिव पीरियड देना जरूरी ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू इट। The second contention was rejected on the ground that the act was of limited duration। Act ही limited duration का है, therefore there was no possibility of an order of externment being made for definite period। कोई definite period की जरूरत नहीं है यहाँ पर, there is no need of a definite period of externment to be given to the person, right? But a law providing for externment of dangerous character, ये बात समझने वाली है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी चीज को डेंजरस कैरेक्टर कहकर बाहर निकाल रहे हो, तो आपको डेंजरस कैरेक्टर की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू टेल द वे कि आप कैसे डिफाइन करते हो डेंजरस कैरेक्टर होता कौन। ये बात कोर्ट ने अथॉरिटी को कही थी। So, but a law providing for externment of dangerous character from a particular locality cannot be called reasonable। इस बात को आप reasonable नहीं कह सकते अगर आप किसी को dangerous कह रहे हो। If it does not define, अगर वो define नहीं करता कि dangerous character है क्या, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक arbitrariness भी तो आ सकती है, एक unfair attitude भी तो आ सकता है कि आप किसी भी चीज को dangerous कहकर आप उसको पनिश कर रहे हो या उसको निकाल रहे हो वहां से। तो दिस वॉज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट? एक आध केस और करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इस वाली क्लास को आज। अब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या केस है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर प्रोस्टिट्यूट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने से मना किया जा रहा है तो वो वैलिड है, क्योंकि वो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स। तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक भी तो आ जाता है, तो इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि अगर प्रोस्टिट्यूट्स को मूवमेंट के लिए मना किया जा रहा है तो। ठीक है, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में से कौशल्या ना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये ना मूवमेंट में भी आता है, रेजिडेंस में भी आता है, दोनों में आता है ये केस। रजनीश कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो लॉ बनाया गया था जहां पर दोनों लोगों को हेलमेट पहनना है, आगे वाले को भी और पीछे वाले को भी, तो उन्होंने ये कहा कि आप हमारी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अगर आप हमें जाने से मना कर रहे हो बिना हेलमेट के, तो आप हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार की वाहियात वो मत दो, आर्ग्यूमेंट्स मत दो, मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही वाहियात आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज राइडिंग द टू व्हीलर, इट इज नथिंग टू डू विद
curtailing your freedom to movement. It is not curtailing your movement at all. ठीक, that's all. इसके बाद reside and settle और फिर profession occupation and speech and expression अगली क्लास में करते हैं, कल करते हैं, आज के लिए इतना काफी है.